वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम आपके लिए कुछ प्रश्न बीपीएससी के लेकर आए हैं, जो 50 प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आज का मैराथन रहेगा। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को नहीं देखे हैं, आगे से आगे शेयर करें ताकि वो भी अपना परीक्षा की तैयारी कर सके। चलिए आज का हम सेशन यहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से, सूर्य है एक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? पीला तारा, लाल तारा, श्वेत तारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सूर्य एक है, क्या है ये? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पीला तारा, जो कि सूर्य एक पीला तारा है। यह सूर्य से आने वाली किरणें 7 अलग अलग कुछ रंग की दिखाई देती है, जो वायुमंडल में गुजरने से कुछ किरणों चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती है, जिससे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, वेनस। मतलब शुक्र को हम लोग पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है या बहन माना जाता है। शुक्र को हम लोग साँझ का तारा या भोर का तारा के नाम से जानते हैं। भोर का तारा या साँझ का तारा, जो कि वायुमंडल में यह प्रकाश इसमें ज्यादा होता है और जो हमेशा दिखाई देता है भोर के समय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह नहीं है? मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 है, जो कि जुलाई में 2024 को हुआ था। ये आपके लिए 4.0 में काफी मददगार होगा ये सेशन। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? विशाल ग्रह नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मंगल, जो कि विशाल ग्रह नहीं है। यह स्थलीय ग्रह पृथ्वी जैसे ग्रह है, जो चट्टानों या धातुओं से बने होते हैं, जिनकी सतह कठोर होती है। तथा हमारे सौरमंडल में 4 स्थलीय ग्रह हैं, जो सूर्य से सबसे निकट है। सूर्य से सबसे निकट कौन सी ग्रह है? ये मान लीजिए सूर्य है। सूर्य से हम लोग के निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी पृथ्वी और ये मंगल, ये हमारे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है अपसौर में, उपसौर में, ग्रीष्म संक्रांति में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी आप देख सकते हैं कि 3.0 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी बीच की कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अपसौर में, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है अपसौर में। अपसौर कहा जाता है सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के केंद्र के बीच दूरी को। सर्वोच्च की दूरी इस, इसका इसकी दूरी 15,20,97,700 जो कि है। अगला प्रश्न, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? कितनी है? ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 180, 178, 179, मोर देन ऑफ द एबव।
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 179, जो कि ग्लोब पर 1 डिग्री के ये ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। एक 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध पर कुल संख्या 89 है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में कुल संख्या भी 89 है। उत्तर में भी 89 और दक्षिण में भी 89 है। इस प्रकार ग्लोब पर एक अंतराल की कुल अक्षांश की रेखाओं की संख्या 179 है, जो कि 0 अंश का या भूमध्य रेखा भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शासित कटिबंध में आता है? 66.5 मतलब कि 66 से 1/2 डिग्री एक उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 से अधिक। अगला प्रश्न, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? ये अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोपहर के 2 बजेंगे। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व में बढ़ने पर 4 मिनट की समय में वृद्धि होती है तथा 1 डिग्री पश्चिम में बढ़ने पर 4 मिनट की कमी होती है। अतः 4 मिनट गुणे 30 डिग्री इक्वल टू 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कि 2 घंटा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय IST, जिसे हम भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय GMT से कितने आगे रहता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 5.5 घंटे, 6 घंटे या 5 घंटे या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 5.5 घंटे, जो कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। यह IST वह समय है जो पूरे भारत और श्रीलंका में देखा जाता है। IST की गणना इलाहाबाद के वेधशाला कहाँ से वेधशाला से की जाती है, जो कि समय का जो कि 82.5 मतलब 82.5 ईस्ट पूर्वी देशांतर पर स्थित है तथा यह GMT से मतलब ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? वह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, या फिर कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, या फिर यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अमेरिका महाद्वीप के लेक सुपीरियर के संबंध में कौन सा सही? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। कौन सी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के लेक सुपीरियर का संबंध सत्य है, कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 2.0 का है BPSC के प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के अंदर मतलब किस स्तर में जमा होते हैं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवसादी चट्टान, जो कि खनिज अक्सर तलछटी चट्टानों
की परतों में जमा होती है। अगला प्रश्न, सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, अग्नेय सेल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, इनमें से कौन सा सेल। इसका ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा, अवसादी सेल, जो कि चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा हो जाते हैं, मतलब टूटते टूटते नीचे जमा हो जाते हैं तथा अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। यह संपूर्ण पृष्ठभूमि मतलब पूरे पृथ्वी पर 75% भाग पर अवसादी चट्टान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन युवा वलित पर्वत नहीं है। सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, युवा वलित नहीं है। अरावली, एंडीज या अल्पेशियन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई भी युवा वलित नहीं है। युवा वलित जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उससे वलित या मुड़दार पर्वत कहते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है गोंडवाना लैंड, लॉरेंसिया लैंड और अंटार्कटिका महाद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। यह गोंडवाना यह बृहद महाद्वीप था जो कि अस्तित्व में नौ प्राणीजीव महाकाल से लेकर जुरासिक काल तक था। यह पेंजिया का यह पेंजिया का दक्षिण भाग था, जो उत्तरी भाग को लारेंसिया कहा जाता था। इसे किसे कहते थे, देखिए यहाँ पे लिखा है लारेंसिया कहते थे तथा नीचे वाले भाग को गोंडवाना कहते थे। मान लीजिए ये भाग है तो इसे हम लोग लारेंसिया कहेंगे और ये वाला भाग है जो हम इसे गोंडवाना कहेंगे। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। डेजर्टिकोलस या जेडर्टिमेलिया या डेजर्टिमल्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए कहा जाएगा, डेजर्टिकोलस, जो कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। यह जानवर रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित रहते हैं। डेजर्टिकोलस जहां पानी की कमी होती है तथा तापमान अत्यधिक हो सकता है। लेकिन रेगिस्तान में जानवरों के उदाहरण में जैसे ऊंट ऊंट हो गया, रेगिस्तानी लोमड़ी हो गई, सरीसृप सरीसृप मतलब समझ रहे हैं आप सभी लोग। सरीसृप मतलब कि सांप, कीड़ा इत्यादि की विभिन्न प्रजातियां उस समय रहती हैं। देखिए आप इसकी देख सकते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर को डेसिपोलस कहा जाता है। अगला प्रश्न, पर्वत चोटियों पर पाई जाने वाली चट्टानी सतह को क्या कहा जाता है। फेल्सन, मेयर, हेला, फेल्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पर्वत चोटियों पर पाए जाने वाले चट्टानों को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फेल्सन मेयर, जो कि इसका तात्पर्य पहाड़ी की चोटी। इसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ी की पहाड़ी की चोटी या ढलान पर पाए जाने वाले पत्थर या चट्टान के टुकड़े वाला क्षेत्र। यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चट्टानों का समुद्र, जिसका अर्थ होता है चट्टानों का समुद्र। अगला प्रश्न, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म, ठंडा, नर्म या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गर्म, जो कि सहारा का रेगिस्तान गर्म है। यह उष्ण रेगिस्तान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह उत्तरी कहाँ, सहारा का मरुस्थल कहाँ है, यह अफ्रीका के, कौन से अफ्रीका,
उत्तरी अफ्रीका के यह स्थित है। यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। अगला प्रश्न, रिक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? ज्वालामुखी, उद्गार या बाढ़ की तीव्रता, भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? रिक्टर स्केल किससे मापा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भूकंप, जो कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं किससे? रिक्टर स्केल से। यह मरकली मतलब कि सॉरी मरकली स्केल मरकली स्केल किसी दिए गए स्थान के भीतर भूकंप की भौतिक प्रभाव को मापता है। यह भूकंप की तीव्रता मापता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? रिक्टर पैमाना, मरकली पैमाना। मरकली पैमाना आप जो देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा है मरकली पैमाना। महान हार्बर तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? भूकंप की गहनता नापने के बाद कौन सा उपयोग किया था? नापने वाला यंत्र कौन सा? भूकंप की गहनता। गहनता मतलब बता सकते हैं क्या हो सकता है? गहनता मतलब कि अंदर की तीव्रता, भूकंप के अंदर, मतलब कि भूकंप में कितनी तीव्रता है, इसे मापने के लिए, गहनता मापने के लिए हम लोग मरकली पैमाने का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, भूकंप के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, पी अनुप्रस्थ तरंग है, या धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, या फिर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? भूकंप से संबंध कौन सा कथन सही है? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो कि भूकंप से संबंधित है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या कहलाते हैं? ग्रेसर, क्रेटर, या धुआरे वलित, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ज्वालामुखी की गतिविधियों के अंतिम संकेत क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धुआरे, जो कि वलित मुख है। यह ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम संकेतों में से एक है। यह ज्वालामुखी के अंदर या उसके पास के छिद्र होते हैं जिनसे गर्म गैसें निकलती हैं। अगला प्रश्न, टफ किसे कहते हैं? टफ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी राख से, अवसादी परत से, बहते पानी द्वारा परिवहन से, उपयुक्त में से एक से अधिक? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, ज्वालामुखी राख से। टफ एक प्रकार की चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान एक छिद्र से निकलती है, जो कि ज्वालामुखी राख बना देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ज्वालामुखी भूकंप, भ्रंशमूलक भूकंप, प्लूटोनिक भूकंप, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, भ्रंशमूलक, जो कि भूकंप का संबंध भ्रंशमूलक से है। यह भ्रंशमूलक भूकंप अन्य प्रकार के भूकंप की तुलना में बहुत ही गंभीर और विनाशकारी होते हैं। यह पृथ्वी की सतह के नीचे जो कि टेक्टानिक प्लेटों की गति के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, भ्रंश स्कार्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संरचनात्मक, अपरदनात्मक, विवर्तनिक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विवर्तनिक, जो कि भ्रंश स्पार्क का एक तीव्र ढलान या चट्टान होती है जो सीधे फाल्ट के साथ गति के कारण बनती है और फाल्ट प्लेन के उजगार की सतह दर्शाती है। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता को किस मशीन से मापा जाता है? देख सकते हैं 4 से 5 प्रश्न हम लोग भूकंप से पढ़ चुके हैं। बैरोमीटर
या मैनोमीटर, सिस्मोग्राफ या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता को किस मशीन से नापा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा सिस्मोग्राफ, जो कि सिस्मोग्राफ एक ऐसा उदाहरण है जिसका उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा वेनेजुएला, जो कि अमेजन नदी का एक हिस्सा है। यह अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत और द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह कहाँ अमेजन नदी कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से कहाँ से निकलती है? यह निकलती है एंडीज पर्वत से निकलकर यह दक्षिण अमेरिका, पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर इत्यादि जगह यह जाती है। अगला प्रश्न, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एवं पीला सागर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पनामा नहर किसे जोड़ती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, सबसे कम तापमान किसका रहता है? मध्य मंडल का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का कौन सा सही क्रम है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षोभ मंडल, उसके बाद से समताप मंडल, फिर तीसरा मध्य मंडल, चौथा तापमान मंडल, पांचवा होता है बहिर्मंडल। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल को ट्रेसोफियर कहते हैं, मध्य मंडल या ताप मंडल को आयन मंडल के नाम से जानते हैं, ताप मंडल को आयन मंडल के, और तथा बहिर्मंडल लास्ट में होता है। चलिए इसे हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक क्या होगा? मतलब TSM ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर मतलब जैसे हम लोग SMS होता है उसी तरह TSM होता है। अगला प्रश्न, ओजोन ओजोन O3 के बारे में कुछ तथ्य हैं। यह उच्च तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करता है, या यह वायुमंडल की सबसे स्थिर गैस है, यह मेसोस्फेयर की में पाया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, या फिर इनमें से कोई? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है, मतलब कि O3 से बना है। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल, जो कि समताप मंडल के ऊपरी मतलब से समताप मंडल में, और निचले वायुमंडल क्षोभ मंडल में दोनों पाया जाता है। मतलब समताप तथा वायुमंडल में, समताप या क्षोभ मंडल दोनों में पाया जाता है। ओजोन उच्च तरंग दैर्ध्य विकिरण नहीं, बल्कि यह कम तरंग दैर्ध्य यूवी विकिरण है, विशेष रूप से यूवी है, और यूवीसी को अवशोषित करता है। ओजोन नाइट्रेट N2 और ऑक्सीजन O2 जैसे अन्य वायुमंडलीय गैसों की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर अणु है। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? जितने भी प्रश्न सभी साथियों आपके सामने लेकर आए हैं, ये सब TRE1, TRE2, TRE3 के सभी प्रीवियस ईयर पढ़े प्रश्न हैं, जो कि आपको TRE4 में काफी मददगार मिलेंगे। वायुमंडल की किस परत में
हवाई जहाज उड़ता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, समताप मंडल, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से है। यह 50 किलोमीटर, मतलब कि क्षोभ मंडल कितना है, 50 किलोमीटर तक फैला है तथा इसमें सभी मौसम की घटना से लगभग मुक्त होता है। इसमें कोई वायुमंडलीय मतलब कि हलचल नहीं होती, जिसके कारण आसानी से हम लोग समताप मंडल में जहाज उड़ा सकते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 0.04%, 0.93% या 21%। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 21%, जो कि ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायु में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है? उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती या चलता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चिमी विक्षोभ, जो कि भूमध्य सागर से उत्तर के भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भाग भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है एशिया माइनर, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, जो कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले यह हवा है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न नहीं लिए उसका सीधा हम लोग उत्तर देखते हैं। हवा, हवाएं हैं और जगह कहाँ, कौन सी हवा कहाँ चलती है? फोहन, फोहन जो होता है गर्म स्थानीय हवा होता है। फोहन गर्म स्थानीय हवा होता है। चिनूक जो कि बर्फ खाने वाली हवा है, मतलब कि बहुत ही हवा ठंडी रहती है। मिस्ट्रल जो कि ठंडी स्थानीय हवा है। घाटी की हवा जो कि दैनिक पवन में आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अनाच्छादन, उन्नयन, अपक्षय। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई? ये प्रश्न 2.0 के हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, अपक्षय के द्वारा मिट्टी का निर्माण करता है। अपक्षय को ही हम लोग अपरदन अपक्षय को हम लोग अपरदन के नाम से जानते हैं, जो कि चट्टान के अपक्षयित पदार्थों से रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश होता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बक्साइट उत्पादक है। चीन बक्साइट का दूसरे स्थान पर कौन सा है? चीन। बक्साइट एक औषधि चट्टान है, जो कि उड़ीसा, भारत के कहाँ पाया जाता है? भारत में उड़ीसा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बक्साइट राज्य है। अगला प्रश्न, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गैर नवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त होने वाले होते हैं वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकिल, सिलिका और मैग्नीशियम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? सभी साथी उत्तर देने का प्रयास करेंगे।
इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिलिका और मैग्नीशियम, जो कि महासागरीय पर्वत का मुख्य खनिज घटक है। किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय परत कहते हैं, जो कि यह महासागर है, इसके जो ऊपरी परत है इसे हम लोग महासागरीय परपट्टी के नाम से जानते हैं। महासागरीय परपट्टी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका होता है तथा मैग्नीशियम होता है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है तथा इसके विपरीत भूमध्य सागर सॉरी महाद्वीपीय भूपृष्ठ सिलिका और एल्यूमीनियम जैसे खनिजों से बनती है। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मतलब बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर मीथेन होगा, जो कि इसका सूत्र होता है CH4। यह आमतौर पर गैस का मिश्रण होता है, लगभग 50 से 75%। बायोगैस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का एनारोबिक पाचन के माध्यम से उत्पन्न होता है। बायोगैस जो गाय या भैंस जुगाली करती है उसके मुंह से जो कि गैस निकलती है वही बायोगैस होता है, मीथेन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? पिछले प्रश्न हम लोग देखे थे गैर नवीकरणीय था, ये प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट प्रश्न हो रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वह होता है जो स्वाभाविक रूप से कम समय में पुनर्पूर्ति हो सकता है, जो कि आराम से हम लोग बनाया जा सकता है। उसके उदाहरण है गैस, सौर ऊर्जा, आप देख ही सकते हैं, जल्दी से हम लोग बना सकते हैं, पवन ऊर्जा बना सकते हैं, जल से विद्युत उत्पन्न कर सकते इत्यादि सब लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन में जितना भी दिया है नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, जो कि मनुष्य बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए वह उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थिर रहता है। जो कि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो नए व्यक्ति कम पैदा होंगे और अधिक संख्या में मृत्यु होगी। इससे इससे समय के साथ जनसंख्या घटने की संभावना अधिक होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्थिर रहेगा। जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या घटेगी यदि, देखिए उसी से संबंधित फिर से एक प्रश्न आ गया। जनसंख्या घटेगी यदि जन्म दर और मृत्यु दर समान न हो, या फिर जन्म दर और अधिक और मृत्यु दर कम हो, जन्म दर कम और मृत्यु दर अधिक हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या कब घटेगी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो। अगला प्रश्न, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर एक, चाय, कपास, पटसन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सुनहरा रेशा से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पटसन, जो कि सुनहरा रेशा जिसे हम लोग गोल्डन गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? सुनहरा रेशा को, जो कि पटसन है। यह यह भारत के बंगाल पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, देखिए इसकी व्याख्या। सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर का अभिप्राय पटसन जूट से है। जूट भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है क्लांग, कीजसी, क्लूब, उपयुक्त में से एक से अधिक। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है कीजसी, क्लांग, क्लूब। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा,
कीजसी, जो कि बलूचिस्तान में चलवासी के तंबू को हम लोग कहते हैं कीजसी। जो चलवासी को हम लोग क्या कहते हैं, खाना बदोशी, खाना बदोश, जो कि खाना बदोश के रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय यहाँ से वहाँ मतलब हमेशा बदलते रहते हैं, उन्हें हम लोग खाना बदोश कहते हैं। अगला प्रश्न, माफी चाहते हैं, आज का प्रश्न पूरे 50 हो गए। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपने अच्छे से पढ़ाई कर सके और 4.0 में बीपीएससी के पेपर में अच्छे से मार्क लेकर आए, जो कि हम आपके लिए एक बेहतर सेशन और भी लेकर आए। तब तक के लिए शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।